दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैंने तो शमशानों में 50 लाख से ज्यादा रुपए वहां पर भी दिए कि हम तो कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। ग्रांट का पैसा जो टैक्स का पैसा और पब्लिक का पैसा वो हमने वहां पर भी दिया। लोगों ने भी जो लोग यहाँ विरोध कर रहे थे उन्होंने भी इस कोर्ट को यहाँ पे 3 फुट अदर करने का काम किया। उसको मैं सराहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने जानमाल लगाया उसको उसका बेहतर अजर दे और ऐसे पॉजिटिव काम वो भी करें। ऐसे कामों में मैं ये मानता हूँ कि कब्रिस्तानों के कामों के अंदर जो मिली काम जो है उसके अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए जो भी राजनीति के लिए बहुत वक्त कब्रिस्तानों के अंदर बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, कब्रिस्तानों के अंदर जमीनों पर कब्जा कर करके मकान बना लिए गए हैं। क्या उसके लिए भी कुछ करेंगे आप लोग? कालोल की जो घटना बनी हमने बाहर आकर जो भी मैसेज दिया लेकिन अंदर अधिकारियों को बिठा करके बराबर से डांटा है। और सल भाई उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि आपके रिपोर्टिंग का पूरा ब्यौरा हमने उनको दिया है कि सबसे पहले वहाँ पर जो थी गौवंश के नाम पे एक बूढ़े आदमी को मारा गया, उसकी तुमने कंप्लेंट नहीं ली, उसी को अंदर तुमने पूर दिया। अक्सर हमने देखा है कि वक्फ की ज़मीन जो होती है, औकाफ जो होता है वो औकाफी होता है, लेकिन जो औकाफ की ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी इसी में उलझ कर रह गई है। चाहे वहाँ ट्रस्टियों का मामला होता है, हर जगहों पे हमने ज़्यादातर देखा ये मामले बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। सिर्फ ये राजनीति ही है, मजहब की राजनीति है। जो मुफ्ती या फिर मतलब में अपने आप को मौलवी बोलते हैं या अपने आप को पीर बोलते हैं, ये सिर्फ अपने फॉलोअर अपने से टूट ना जाए इसी वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीति करते हैं। इसीलिए मैं उनको कहूँगा कि वो लोग के समझने की ज़रूरत है कि किसी किस्म की भी राजनीति ना करें। तो उनको परमिशन मिलती है और कांग्रेस का कोई दारा से भी परमिशन मांगता है तो नहीं मिलती। तो लोग भी अब समझदार हो गए हैं कि ये किसको फ़ायदा कराने के लिए आए। जहाँ जहाँ ये इलेक्शन लड़े हैं वहाँ बीजेपी को सीधा फ़ायदा हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोग बड़े होशियार हैं जिन्होंने इन लोगों के जो 7 उम्मीदवार लड़े थे 7 लोगों की डिपॉजिट चली गई। तो अब लोग समझदार हैं। तो कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस देखो हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त हम अहमदाबाद के मूसा सुहाग कब्रिस्तान में खड़े हुए और यहाँ पर हमारे साथ में 3 अहमदाबाद शहरी नहीं सिर्फ गुजरात की जो है वो 3 मशहूर शख्सियात हमारे साथ में हैं। रिजवान कादरी साहब है वक्फ बोर्ड से, इसके अलावा गयासुद्दीन साहब हैं कांग्रेस के विधायक हैं दरियापुर से, इमरान खेड़ावाला साहब हैं जमालपुर के विधायक हैं। हम इन तीनों से बात करेंगे क्योंकि वक्फ की ज़मीन का जो मामला होता है, औकाफ की जो ज़मीनों का जो मामला है, विवाद हमेशा होता रहता है। कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं लेकिन कुछ लोग हमेशा खिंचाई में भी लगे रहते हैं। ऐसे कई मुद्दे उसको लेकर आज हम तीनों महाशयों से बात करेंगे। सबसे पहले रिजवान साहब से बात करेंगे। रिजवान भाई, वक्फ का जो रहता है काफ़ी ज़मीनें हैं वक्फ की, औकाफ की, मुसलमानों को कहीं और हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना सब है। लेकिन वक्फ को जो है वो घोटाले का वक्त भी कहा जाने लगा, ये वक्त भी आ गया। देखो, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, घोटाले हर जगह होते हैं। यहाँ पे होते होंगे, जो लोग गलत लोग हैं उसको लोगों के सामने लाना चाहिए और गलत काम को रोकना चाहिए। मगर तकलीफ़ ये होती है उसके बेस पे जो 90% अच्छा काम होता है उसको भी रोक रहे हैं, वो गलत काम है। 90% पॉजिटिव साइड पे भी देखना है और 10% गलत को भी देखना है, दोनों को देखना है। 90% पॉजिटिव साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर ऑलवेज गौर करना है और ऑलवेज गौर करके आगे बढ़ना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो वक्त बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में अभी मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। मगर मुसलमानों के समझना है अल्लाह ताला की तरफ से जो ये निज़ामत मिली है, निज़ामत को सही माने में जो कौम समझ जाती है तो मुसलमान सोने हीरे जवाहरात के खानों पर बैठा हुआ है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया में मतलब वक्फ प्रॉपर्टी का जो मतलब टोटल मारा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पहले क्या डिफेंस की है, सेकंड प्रॉपर्टी रेलवे की और थर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी है। और आज के ज़माने में देखा जाए, छोटा सा पटेल जो गांव में मतलब में कोई मिल मजदूर होता है मगर उसके पास एक गांव के खेती की ज़मीन होती है तो 2 करोड़ 5 करोड़ की हो जाती है, तो वो करोड़पति बन जाता है। इसी तरह से मुसलमान के पास आज अब्बा जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है उसको सही मानों में कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए उस पर हम सब के गौर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इंशाल्लाह वो काम करेंगे तो मुसलमानों की फलाहियत कहीं भी दूर नहीं रही। सिर्फ उसको पॉजिटिव साइड से हमारे सोचना है, उस पर पॉजिटिव साइड पे काम करना है, यही मैं इतना कहूँगा। क्योंकि गैसू भाई, जिस तरीके से कहा रिजवान भाई ने कि मुसलमानों के पास में हीरे जवाहरात और वाकई में जो हमारे रहबर उनको भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। जब यहाँ का जो विवाद खड़ा हुआ तो आपको क्या लगता है ये गैर ज़रूरी विवाद था? कुछ अगर काम हो रहा है तो उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश किया क्या आपने? ये ज़माना बिल्कुल गैर जरूरी विवाद था, काम की रुकावट करने की कोशिश। आप खुद देख लो कि आप आए हो, आप अपनी खुद की बाइक को यहाँ बाहर पार्क नहीं कर पाए हो। हमारा जो मकसद था ये गेट बना करके, ये जो आपको जो जगह दिख रही है, ये जगह, ये खाली जगह जो पड़ी हुई है, यहाँ पर हम लोग ये चाह रहे थे कि पार्किंग हो।
ताकि कोई भी मैयत आती है डेड बॉडी लेकर के तो सीधी बस अंदर आ जाए और बस अंदर डेड बॉडी को उतार करके निकल जाए और जितनी भी बाइक वगैरह स्कूटर रिक्शा जो लेके आए वो 100-200 लोग 300 लोग वो लोग अपने वाहन को यहाँ पार्क कर लें ताकि कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि अब ये रोड बिल्कुल कॉमर्शियल रोड हो गया है, आगे सोसाइटी बन गई है, सोसाइटी वाले यहाँ पर अब यहाँ पे अपने सोसाइटी के आगे गाड़ी को पार्क करने नहीं देते, आए दिन झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम ये चाहते थे कि जो जगह है अभी, क्योंकि यहाँ पे कब्रों में यहाँ दफनाया नहीं गया, अगर यहाँ दफना देंगे तो उसके बाद यहाँ भी हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हुई कि जब ये फ्लाईओवर ब्रिज बना उसके बाद उसका जो पूरा जो उतार है वो बिल्कुल मूसा स्वाग कब्रिस्तान के पहले गेट की तरफ है, मुख्य द्वार की तरफ है। यानी इतनी स्पीड में गाड़ी आती है कि यानी जो मैयत लेके जाते हैं उनके साथ एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो बहुत खालिस साफ नीयत के साथ अल्लाह के लिए, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, मैं जानता हूँ क्योंकि आज ये जो ये गेट बना है कि कब्रिस्तान में जो काम किया है कि आज मैं MLA हूँ, मैं चालो कल अल्लाह ने चाहा मैं मिनिस्टर बन गया, ले अब कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मर के तो मुझे यहाँ 6x3 में ही आना है। ना यहाँ सिक्योरिटी आनी है, न यहाँ पुलिस आनी है। आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी लोग रहे वो सभी को यहाँ का रात पर कब्रिस्तान में शमशान में जाके दफन होना पड़ा है। तो ये तो आखिरत की तैयारी के लिए, और मैं तो पहले से जब 2007 में इलेक्ट हुआ उस वक्त में सबसे पहले 33 लाख रुपए का काम मैंने इस मूसा स्वाग कब्रिस्तान में किया था। उसके अंदर सहयोग फारूक शेख धारासभ्य थे, उन्होंने भी दिया था, साबिर कालपली वाला धारासभ्य थे, उन्होंने भी यहाँ पर मुझे यहाँ पे उन्होंने जो भी MIM के अध्यक्ष उन्होंने भी उस वक्त में यहाँ पे उन्होंने भी मुझे साथ दिया था। इसी तरीके से मैंने भी उनके जहाँ जहाँ इलाके हैं, जैसे गंजसौदा कब्रिस्तान है, चारतोड़ा कब्रिस्तान है, मोमिन जमात कब्रिस्तान है, बावड़, हर जगह पे, यहाँ तक कि मैंने तो शमशानों में 50 लाख से ज़्यादा रुपए वहाँ पर भी दिए कि हम तो कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। ग्रांट का पैसा जो टैक्स का पैसा और पब्लिक का पैसा वो हमने वहाँ पर भी दिया। तो यानी मेरा तो जो लोग हैं उनको इतनी हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश है कि मेरे भाइयों, आप लोगों ने भी अच्छा काम किया, वो लोगों ने भी, जो लोग यहाँ विरोध कर रहे थे उन्होंने भी इस कोर्ट को यहाँ पे 3 फुट अद्दर करने का काम किया, उसको मैं सराहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने जानमाल लगाया उसको उसका बेहतर अजर दे, और ऐसे पॉजिटिव काम वो भी करें। ऐसे कामों में मैं ये मानता हूँ कि कब्रिस्तानों के कामों के अंदर जो मिली काम जो है उसके अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए जो भी राजनीति के लिए बहुत वक्त पड़ा है, बिल्कुल मिली कामों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप 3 ऐसी शख्सियतों के अहमदाबाद ही नहीं गुजरात में किसी भी मुसलमान को अगर कुछ बात सरकार से मनवानी हो या अपना मैसेज पहुंचाना हो तो आप लोगों की तरफ ही देखता है। ऐसे में एजुकेशन का मामला हो, अब बात सिर्फ मूसा स्वाग कब्रिस्तान की नहीं है, अहमदाबाद के और भी काफ़ी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तानों के अंदर बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, कब्रिस्तानों के अंदर ज़मीनों पर कब्जा कर करके मकान बना लिए गए हैं। क्या उसके लिए भी कुछ करेंगे आप लोग? बिल्कुल। आपको साल भाई आप चेक करिए, विधानसभा में हमेशा वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जब भी घोटाले हुए वक्फ बोर्ड ने किए उसको उठाने का काम मैंने ही किया है और उसके लिए बिल्कुल खुल कर हमने लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर उबंग ठक्कर ने एक बिल्डिंग बनाई थी वक्फ की प्रॉपर्टी पे, उसको भी रुकवाने का काम गयासुद्दीन शेख ने किया था। और यानी इस चीज़ के लिए हम लोग समझते हैं कि ये हमारे पुरखों ने दिए, आज तो हम 1 इंच भी जगह ले नहीं सकते। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वली अल्लाह थे, जो हमारे बादशाह थे, वो नेक लोग थे और उनको फिक्र थी और उनको आने वाला दिन पता था कि उस वक्त में ज़मीन चंद कौड़ियों में मिलती थी। आज ज़मीन का भाव लाख रुपए 2 लाख रुपए वाद चलता है। आज हम नहीं ले पाते, हमको दफनाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन ये हमारे जो बड़े थे, जो हमारे वली अल्लाह थे, उन्होंने ये कोशिश करी, कावी से की और इसको किया। तो इसकी हिफाजत करना हमारा है और इसकी हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। और आपको बोलो एजुकेशन के लिए गुजरात में RTE जो है उसको लागू करवाने का काम भी धारासभ्य गयासुद्दीन शेख ने ही किया। राइट टू फूड को लागू करवाने का काम मैंने किया। आयुष्मान भारत को लागू करवाने का, ऐसा नहीं है कि एक सिलसिले में एक मसले में काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग मसाइल आपने देखा कि जहाँ कोई परेशानी होती है तो इमरान खेड़ा वाला है, जावेद पिजादा में हम लोग पहुँचते हैं। कालोल की जो घटना बनी, हमने बाहर आकर जो भी मैसेज दिया, लेकिन अंदर अधिकारियों को बिठा करके बराबर से डांटा है। और सल भाई उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि आपके रिपोर्टिंग का पूरा ब्यौरा हमने उनको दिया है कि सबसे पहले वहाँ पर जो थी गौवंश के नाम पे एक बूढ़े आदमी को मारा गया, उसकी तुमने कंप्लेंट नहीं ली, उसी को अंदर तुमने पूर दिया। उसके बाद भी फिर गलत हुआ, हमारे जो लोग थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने डेयरी को तोड़ा, वो भी गलत था। उसके बाद जब पुलिस के साथ पथराव हुआ, हमने कहा वो भी गलत था, लेकिन हमने ये भी कहा कि पुलिस पे जो पथराव हुआ तो वो तो लोग कायदे के जानने वाले नहीं थे, तुम कायदे के जानने वाले थे। तुम लोगों ने जो काम किया है वो तो माफ़ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा काम कभी भी माफ़ नहीं हो सकता। तुमको तो संयम रखना था, तुमको कायदे से काम लेना था। यानी हमने पुलिस को भी कहा और हमारे आवाम को भी, हमारे कौम को भी सच बात बोलनी पड़ेगी। हमने उनको भी कहा कि तुम 1 घंटा जब पुलिस को पत्थर मारोगे तो उसके बाद पुलिस क्या करेगी। और पुलिस को हमने ये कहा कि उनको तो कायदे का ज्ञान नहीं था, उनको तो कायदे की सोच नहीं थी, समझ नहीं थी, उन्होंने किया। तुम तो कायदे के पालनहार हो, तुमने ये काम क्यों किया कि तुमने घर में घुस के लोगों को मारा, रूमों को तोड़ा, तुमने बाइकों को तोड़ा, लात मार के पुलिस वाले दरवाजा तोड़ रहे थे। तो यानी हक गोई का काम मैं और मेरा साथी धारासभ्य इमरान खेड़ा जावेद पिजादा हमेशा करते आए हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे।
उसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ से समझते हैं। ये कब्रिस्तान में खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसी कब्रिस्तान में दफन होने के बाद अल्लाह को हमको भी जवाब देना है कि जब हमने तुमको MLA बनाया था, हमने तुमको शूर दिया था, हमने तुमको ताकत दी थी, तुमने तुम्हारी उम्मत के लिए क्या काम किया। तो इस चीज़ को सोचते हुए अल्लाह के साथ एक ईमान वाले की जवाबदेही रहती है कि उसको अल्लाह के साथ में रुजू भी होना है और उसको जवाब भी देना है। तो हम उस मसले को ध्यान में रख के अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा काम करते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि बढ़ते दम तक अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे चलाते हुए हक गोई करने की हमको तौफीक दे और मजलूमों की हिमायत करने की हमारे को। इमरान भाई से ले लूँ। इमरान भाई, जिस तरीके से बताया यासुफ भाई ने जो काम करते हैं, और दूसरा जो कब्रिस्तान अहमदाबाद में है, जमालपुर में भी ऐसी मांग उठती है कि कब्रिस्तान छोटे पड़ते हैं, जगह होनी चाहिए, स्कूलें जो है वो खस्ता हाल में है, सरकारी स्कूल हैं, तो उसके लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? इसके अंदर सबसे पहले तो आज मुस्तफा कब्रिस्तान के अंदर जो यासुफ भाई ने इनके खुद के पैसे से, उसके खुद उनके खर्च से ये गेट बनाया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके आज इस जगह पे हम खड़े हैं, आपने बताया कि कब्रिस्तान हमारे बहुत शॉर्ट है, और बताया कि भाई अंदर लोग गैरकायदेसर लोग रहते हैं, जुगार खेलते हैं, दारू बेचते हैं, ये सब चीज़ें ये बदी थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, नई जो जनरेशन है वो जागरूक हुई है, तो अब ये धीरे धीरे ये काम बंद हुआ है। लेकिन मैंने सरकार में जब मैं MLA बना 2017 के अंदर, तो सबसे पहले मैंने कब्रिस्तान की डिमांड की कि भाई हमारे विस्तार के अंदर और अहमदाबाद शहर के अंदर, जैसे बड़ौदा, सूरत, राजकोट, उन लोगों की डिमांड थी कि भाई हमारे विस्तारों के अंदर भी अब कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं। और कोरोना की महामारी के बाद तो इस तरह की हालत हो गई थी कि जहाँ दफन विधि करने की थी वहाँ पर JCB मशीन से कब्र खोदनी पड़ती थी। तो उस वक्त बहुत लोग परेशान थे। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से बात की थी कि हमको कब्रिस्तान के लिए सरकार की तरफ से जो फाजल जगह है, सरकार की जो बंजर पड़ी जगह है, वो अहमदाबाद के अंदर बहुत जगहों पे, ऐसे बड़ौदा है, सूरत, वहाँ पे भी बहुत जगह है, तो वो जगह हमको दें, तो जिससे कब्रिस्तान के अंदर हम नए कब्रिस्तान बना सकें, नए कब्रिस्तान को हम डेवलप कर सकें। क्योंकि आज जगह शॉर्ट होने की वजह से हम लोग आज जो दफन विधि करके जाते हैं, तो 1-2 साल के बाद उसको फिर मट्टी डाल के फिर उसको नए सर से उपयोग में लेने के लिए हमको तकलीफ़ पड़ती है। मैंने जमालपुर जो बुखारी बाबा कब्रिस्तान है उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए मैंने उस टाइम पे जब MLA बना, मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। बुखारी बाबा के अलावा जो घन शहीद कब्रिस्तान है वहाँ मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने इस कब्रिस्तान के अंदर लाइट के खंभे और ये पेवर ब्लॉक लगाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। इस तरह से क्रिश्चियन जमात के कब्रिस्तान है, बावरी जमात का कब्रिस्तान है, जो 4 तोड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ मैंने वो 4 तोड़ा कब्रिस्तान के अंदर गेट बनाने के लिए भी मैंने बजट दिया है। तो मैंने मैक्सिमम कम से कम 2 करोड़ रुपए जैसा जो ग्रांट है मेरी 4 साल के अंदर मैंने कब्रिस्तानों और शमशान घाटों के अंदर दी है। और आने वाले दिनों के अंदर जो मेरे पास 1 साल और भी जो ग्रांट आएगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कब्रिस्तान जहाँ लाइट के प्रॉब्लम है, जहाँ पानी के बोर की तकलीफ है, वो जगह पे भी मैं दे सकूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे लूँ रिजवान कादरी साहब से जाने से पहले, एक सवाल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, थोड़ा हट के यहाँ से सवाल है, क्योंकि आपके वहाँ से साबिर काबलीवाला साहब MIM के अध्यक्ष हैं जी, मोड़ासा के भी बताए जा रहे हैं कि 4 काउंसिलर जो है भाग गए छोड़कर, गोधरा भी उनसे छीन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? जमालपुर पर तैयारी उनकी भी चल रही है आगे को लेकर, 2022 को लेकर। देखो, राजनीति के अंदर कोई भी पार्टी आती है पॉलिटिक्स करने के लिए आती है, लेकिन जिस तरह से कौम के बंटवारा करके एक कौम को अलग गलत मैसेज दे के जिस तरह से बंटवारा करते हैं, तो कौम कभी बर्दाश्त नहीं करती। आज के माहौल के अंदर आज हम पूरे गुजरात के अंदर हालात देखिए कि गुजरात के अंदर जिस तरह से मुस्लिम कौम के अंदर जिस तरह से तकलीफ जो समस्या है, तो हम लोग 3 जो MLA है, हम लोग जाते हैं विधानसभा के अंदर रजूआत करते हैं, विधानसभा के अंदर वहाँ तक अपने रजूआत लव जिहाद की बात हो, आसान धारा की बात हो, या 370 की बात हो, शाहीन बाग की बात हो, हमने हर जगह पे विधानसभा में हमारी आवाज़ जो मुस्लिम समाज की आवाज़ को बुलंद किया है। लेकिन जिस तरह से लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स इस तरह है कि हम लोगों ने मैं परसों की बात करूं आपको कि परसों हमने जो बंद का ऐलान, जो ये आंदोलन दिया था हमने, क्या बोलते हैं इसका, महंगाई के विरोध हुआ, तो हमने परमिशन मांगी तो हमको नहीं दी। जब इन लोगों ने परमिशन मांगी तो सरकार की तरफ से उनको परमिशन दे दी गई। जब मैंने परमिशन मांगी, मुझे नहीं दी। जमालपुर नहीं, उनको दबाना है, क्योंकि आज जमालपुर विस्तार के अंदर, जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर मैंने परसों प्रोग्राम करा तो पुलिस ने हमको घसीट के हमारे को ले गए, वहाँ से पुलिस स्टेशन के अंदर 2 घंटे बिठा रखा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अच्छी तरह से तालमेल हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो उनको परमिशन मिलती है। और कांग्रेस का कोई दारा से भी परमिशन मांगता है तो नहीं मिलती, तो लोग भी अब समझदार हो गए हैं कि ये किसको फ़ायदा कराने के लिए आए। जहाँ जहाँ ये इलेक्शन लड़े हैं वहाँ बीजेपी को सीधा फ़ायदा हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोग बड़े होशियार हैं, जिन्होंने इन लोगों के जो 7 उम्मीदवार लड़े थे, 7 लोगों की डिपॉजिट चली गई। तो अब लोग समझदार हैं। तो कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस, देखो, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है,
हमने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराया, कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन हमने भाजपा को तो हराया है वहाँ पर, हमने भाजपा को नहीं आने दिया। लेकिन इस तरह से ये लोग जो यहाँ खेलने जाने वाले हैं, तो उसके लिए लोग अब समझदार है, जागरूक है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए। वो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, इन पार्टियों के साथ तो किस तरह से गठबंधन होता है, किस तरह से ये पैसे का जो तालमेल होता है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं आपके पास दोबारा मैं आऊँगा। सबसे ज़्यादा जो परेशानी रहती है वो एजुकेशन को लेकर रहती है, और कई बार ये होता है कि कुछ लोग जाते हैं जब सरकार के पास कि हमें स्कूल बनानी या कुछ करना है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप वक्फ की कोई ज़मीन जाकर देख लें, वहाँ से आप वो करवा लें। लेकिन वक्फ की जो ज़मीनें हैं कहीं ना कहीं कब्ज़ा हुआ है, या अगर किसी को दी हुई है तो किराया जो है 50 रुपये 100 रुपये, ये बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं। इस वजह से एजुकेशन का मामला भी अटक जाता है। मैं उसको मतलब मैं सिर्फ बोलूँगा कि वक्फ की वजह से रुका हुआ नहीं है। एजुकेशन का मामला जो सरकार ऐसा बोलती हो, तो सरकार के पास काफ़ी कुछ जगह जो फ्री होल्ड है, फ्री होल्ड जगह सरकार दे सकती है। और उससे सबसे बड़ी बात जो 2 पैसा लगाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी इतना ही ज़रूरी है। तो पहले 2 पार्ट को मैं डिवाइड को अलग करूँगा कि वक्फ की ज़मीन में सरकार का इन्वॉल्वमेंट की जो बात करता हूँ, तो सरकार चाहे तो वक्फ की जगह में जो एनक्रोचमेंट है उनको खाली भी करवा सकता है और जगह भी दिलवा सकता है। मगर सरकार की कमिटमेंट शायद मैं मानता हूँ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना आप बता रहे हो, मेरा ये कहना है। अब बात आती है कि हर बार हम लोग सरकार के पास कटोरा लेके क्यों चले जाएं। हम बीइंग अ मुसलमान, हम लोग एक अपने मतलब ताकतवर है, पूरा एक अपने मज़हब को मानते हैं और हर तरीके से मजबूत है, तो हम अपना के इदारा क्यों खड़ा नहीं कर सकते, उस पर गौर करें। तो वो चीज़ों में बात आती है कि मतलब मैं सरकार के पास कटोरा लेके हर बार चले जाने की बदले वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो भी है उस जगह को मतलब फ्री होल्ड लैंड है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें हम लोग जो फंड लगाए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी फंड लगाए। अभी एक बंदे से भी मेरे बात हुई, उनका बताना का इनसे इंटरेस्ट था कि भाई एजुकेशन इदारा क्या सेटअप करना, तो क्या कीजिए। तो मैंने उनको बताया कि आप कौन से लेवल का सेटअप इदारा करना चाहते हैं। जो लेवल की उनने बात की उसके बाद पे मैंने उनको किया कि सिर्फ कम से कम जेब में 50 करोड़ रुपए होना चाहिए, उसके बाद काम हो सकता है। क्योंकि अपना विज़न बड़ा होगा तो फंड भी बड़ा लगेगा। तो वो किसमें सब कौन से 3 के 3 जैसे जैसे मतलब मैं उस वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब खड़ी की, जब मतलब मैं पैसा एक छोटा सा, उस वक्त में भी पैसा नहीं था, आज भी नहीं है हमारे पास, मगर उसके बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी हो चुकी है। तो सिर्फ हमारे ये सोचना है कि नेगेटिव सोचने की बजाय उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और पॉजिटिव कन्वर्ट करने के साथ हर मुसलमान अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है एक 3 का जोड़ते हैं, और 3 का जोड़ के इंशाअल्लाह मैं मानता हूँ वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल ये चाहूँगा मैं, अक्सर हमने देखा है कि वक्फ की ज़मीन जो होती है, औकाफ जो होता है वो औकाफ़ी होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जो औकाफ की ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी इसी में उलझ कर रह गई है। चाहे वहाँ ट्रस्टियों का मामला होता है, हर जगहों पे हमने ज़्यादातर देखा ये मामले बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। मैं उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि इंसान की फितरत मतलब मैं अपने आप को सुन्नी बरेलवी बनाता है या फिर मतलब मैं जो कुछ भी बनाता है, मगर जब सोशल कॉज पे काम होने की बात होती है तो मतलब मैं फ़िरके वाली बात नहीं आती। फ़िरके वाली बात सिर्फ मस्जिद तक महदूद लगे, अपने अकीदे को जब अपना मज़हब को अपने यानी अकीदे को जो परफॉर्म करना है उस वक्त में मत तक महदूद रखे तो अच्छी बात है। हम लोग नॉन मुस्लिम अलग लोगों से भी टाई अप कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, मैं सबसे पहला तो एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि इंसानियत के नाम पे काम करना चाहिए। सिर्फ राजनीति करना है या मतलब मैं जैसा कि पॉलिटिकल राजनीति है और मज़हब की राजनीति है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने लोग मज़हब की राजनीति भी करते हैं, पॉलिटिशियन पॉलिटिक की राजनीति करते हैं, इसी तरह से मज़हब की राजनीति करते हैं। अपने फॉलोअर अपने से दूर ना हो जाए, इसलिए सुन्नी अपने आप को कहता है कि मैं सुन्नी हूँ, वो तबलीगी है या वो बरेलवी है, वो ये है वो है। इसी तरह से सिया अपने फॉलोअर अपने से दूर ना हो जाए, इसके लिए ये बात करता है। यानी ये कहा जा सकता है कि अपनी अपनी मलाई खाने के लिए अपने अपने गुट के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ ये राजनीति ही है, मज़हब की राजनीति है। जो मुफ्ती या फिर मतलब में अपने आप को मौलवी बोलते हैं या अपने आप को पीर बोलते हैं, ये सिर्फ अपने फॉलोअर अपने से टूट ना जाए इसी वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीति करते हैं। इसीलिए मैं उनको कहूँगा कि वो लोग के समझने की ज़रूरत है कि किसी किस्म की भी राजनीति ना करें, फिर वो मज़हब की राजनीति हो, वो पॉलिटिकल राजनीति हो। सिर्फ हमारा सबका फोकस, हम सब एक साथ में मिलकर कौम की फलाहियत के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसी पे गौर करें। और उसी पे गौर करें तो इंशाल्लाह एक अच्छा काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।